दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी विद जीएम में। आप लोगों को बता दें कि कल से हमारे इस चैनल पर ABVMU प्लस एम्स BSc नर्सिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कल आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास बताया गया था। अगर आप लोगों ने बायोलॉजी की क्लास नहीं अटेंड की है तो प्लीज़ जाकर उसे अटेंड कर लें। वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही विस्तार से बताया गया है। और आज के इस क्लास में हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एलॉय इज, यानी कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं, यानी कि किन दो धातुओं से मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। ऑप्शन है आयरन एंड कॉपर, आयरन एंड जिंक, आयरन एंड क्रोमियम, आयरन एंड ग्रेफाइट। तो जो पहला ऑप्शन है, तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, आयरन एंड कॉपर से मिलके इलेक्ट्रोप्लेटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील का निर्माण होता है। इलेक्ट्रोप्लेटेड गैल्वेनाइज्ड लिख नहीं जा रहा, सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील का निर्माण होता है। और दूसरा ऑप्शन है आयरन एंड जिंक, तीसरा आयरन एंड क्रोमियम एंड चौथा आयरन एंड ग्रेफाइट। तो आप लोगों को बता दें, जो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है वो आयरन एंड क्रोमियम, यानी कि आयरन एंड क्रोमियम से मिलके स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। और आप लोगों को बता दें कि लोहे की मिश्र धातु को सेमेटाइट कहते हैं, ये भी आप लोग जानिए रहिए। लोहे के मिश्र धातु को सेमेटाइट कहते हैं। लोहे के मिश्र धातु को SEMETITE सेमेटाइट कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आयरन एंड क्रोमियम से मिलके स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियम वाज ऑब्टेन फ्रॉम विच मिनरल, यानी कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, यानी कि जो रेडियम होता है वो किस खनिज से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है लाइमस्टोन, पिवलैंड, स्टाइल, हेमेटाइट, यानी कि चूना पत्थर, पिवलैंड, स्टाइल, हेमेटाइट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला जो है चूना पत्थर, यानी कि आप लोगों को बता दें कि बड़ी मात्रा में चूना पत्थर से चूने का निर्माण होता है, यानी कि जब बड़ी भारी मात्रा में चूना पत्थर होगा तो उससे चूने का निर्माण होता है। और ऑप्शन नंबर बी जो है पिवलैंड, यानी कि इससे जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिवलैंड से रेडियम, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और आप लोगों को बता दें कि जो हेमेटाइट होता है, धरती में बड़ी भारी मात्रा में लोहा जो है, बहुत अधिक मात्रा में लोहा हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है। धरती पर लोहा जो है बड़े भारी मात्रा में हेमेटाइट के रूप में ही पाया जाता है। इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिवलैंड से आपका रेडियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर, यानी कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी कि जो परमाणु होता है उसके परमाणु के नाभिक के अवयव कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो आप लोगों को बता देंगे दोस्तों कि जो परमाणु होता है वो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर का होता है। इसके अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो ये अंदर वाला गोला है इसको नाभिक कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो यानी कि परमाणु नाभिक के अवयव जो हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज फॉर, यानी कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कब होता है। इन आइडेंटिफाइंग कलर सब्सटेंस, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में। इन इफेक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस, यानी कि रंगीन पदार्थों के प्रभावी आचरण में। टू सेपरेट सब्सटेंसेस इन ए मिक्सचर, यानी कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो इसका सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो टू सेपरेट सब्सटेंसेस इन ए मिक्सचर, यानी कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यानी कि पृथक्करण करने में जो है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप इज, यानी कि गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, यानी कि गैल्वेनाइज्ड के लोहे की जो पाइप होती है उस पर किसकी परत होती है। जिंक, मरकरी, पेनिस, क्रोमियम।
तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जो इस पे जो है गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पे जो परत होती है वो जिंक की परत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिंक की परत होती है, जस्ते की परत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। आपको बता दें कि CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, यानी कि धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तो तीसरा है H2SO4, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोगों को बता दें कि जो है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को हम धोने वाले सोडा को कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाले सोडे कहते हैं, यानी कि धोने वाले सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो यही है सोडियम कार्बोनेट। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, उसको जो है हम लोग दाहक सोडा कहते हैं। दाहक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा कहते हैं। और जो आपका H2SO4 है उसे गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 को गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि गंधक अम्ल भी बहुत लोग कहते हैं, और गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल सही नाम है, गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बुझा चूना कहते हैं, यानी कि बुझा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना, यानी कि इसको इंग्लिश में स्लैक्ड लाइम कहते हैं, स्लैक्ड लाइम, और हिंदी में बुझा चूना इसको कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहते हैं, धोने वाले सोडे का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड लाइक टीयर गैसेस, यानी कि निम्न गैस में से किसे आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। आंसू यानी कि आंसू जो है किस गैस का उपयोग करने से आंसू निकलने लगते हैं। और है H2N2SO4 Cl2। यहाँ SO4 सॉरी दोस्तों गलत हो गया, यहाँ पर SO2 होगा, यहाँ पर जो है SO2 होगा, SO2 थोड़ा गलत हो गया है, SO4 नहीं SO2 होगा। तो इसमें आप लोगों का पहला ऑप्शन है H2, दूसरा N2, तीसरा SO2 और चौथा है Cl2। तो आप लोगों को बता दें जो H2 का होता है उसका प्रयोग जो है ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन के रूप में जो है हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 का प्रयोग करते हैं। और N2 का प्रयोग अमोनिया नाइट्राइड तथा कैल्शियम और आदि बनाने के लिए किया जाता है। अमोनिया नाइट्राइड यानी कि आप लोगों को लिख दें NH4, यानी NH4 मतलब NH3 अमोनिया, और जो है नाइट्राइड कैल्शियम को बनाने के लिए N2 का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर SO2 ही होगा, SO2 लिख दीजिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर 2। और जो है Cl2 का उपयोग तरणालतों की और कीटाणु रहित बनाने के लिए करते हैं, यानी कि तरल तत्वों को कीटाणु रहित बनाने के लिए हम Cl2 का प्रयोग करते हैं। और जो SO2 है उसको हम अश्व गैस के रूप में लेते हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है SO2, यानी कि SO4 नहीं, SO2 आपका जो है राइट आंसर है। ओके, यहाँ पर SO4 नहीं होगा, यहाँ पर SO2 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। SO2 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी में SO2 होगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एसिड इज कंसिडर्ड एज बेसिक केमिकल इन केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। यानी कि तेजाब जो है कौन सा मूल रासायनिक माना जाता है। H2CO, HNO3, H2SO4, HCl। तो आप लोगों को बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, H2CO। H2CO को हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसका जो है नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। H2CO का फॉर्मल्डिहाइड है। ओके, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टरबाइन एंड डायनेमो, यानी कि
टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो आप लोगों को बता दें, जो है टरबाइन टरबाइन से जब बिजली प्राप्त किया जाता है तो उसमें जो है विद्युत ऊर्जा में, इसमें जो है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तब वहाँ पर बिजली मिलती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को हम जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तब जो है बिजली का निर्माण होता है, यानी कि बिजली निर्माण होता है। आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा स्वदेश, उसमें शाहरुख खान जो है वही बनाता है, ऊपर से पहाड़ से पानी आता है तो उसको पहाड़ से पानी का जो है बहुत ही गतिज, यानी कि बहुत ही गतिज में नीचे लेके जाता है, तो गतिज में जब वो टरबाइन घूमता है तब वहाँ से बिजली प्राप्त होती है। स्वदेश पिक्चर में शाहरुख खान जब बनाता है तो वो ये वही वाला काम यहाँ पर पूछ रहा है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तब जो है बिजली का निर्माण होता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर मेटालिक एलिमेंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है, यानी कि तत्वों के लिए। तो आप लोगों को बता दें 2822, यानी कि 2822, 2 8 ये जो है अक्रिय गैसों के लिए जो है ये दोनों होती हैं। 2822 ये जो है अक्रिय गैसों के लिए होती हैं, अक्रिय, इसको आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, अक्रिय गैसों के लिए जो है ये होती है। और जो आपका 287 है ये जो है क्लोरीन के लिए होती है, सिर्फ क्लोरीन के लिए जो आपका 287 होती है। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो 2822 होगा, क्योंकि 2822 से जो है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। An element has 4 cells in its outer cell. What will be the formula of its compound with hydrogen? यानी कि एक तत्व X के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? देखिए दोस्तों, इसको फिर से पढ़िए ताकि क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं लगा पाएंगे। एक तत्व X के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक जो है X है उसके बाहरी कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का, जब हाइड्रोजन से प्रयोग करेगा तो इसमें कौन सा सूत्र होगा? X4H, पहला ऑप्शन X4H, X4H4, XH3, XH4। तो आप लोगों को बता दें जो इसका सही उत्तर होगा वो XH4 होगा। आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, ये X है तो इससे जो है 4 जो है इलेक्ट्रॉन जो है, कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इससे जो है 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक H ऊपर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसका जो H जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा XH4, यानी कि ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, XH4, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, इट इज, टूटी हुई हड्डियों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो यह है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सबसे रासायनिक नाम पूछ रहा है आप। स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, यानी कि बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, यानी कि इनमें से कौन सा जो है टूटी हुई हड्डियों यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग करते हैं उसका जो है सूत्र है वो कौन सा है? सूत्र नहीं, रासायनिक नाम पूछा है, तो इसका जो है आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिप्सम। जिप्सम जो है जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले एक क्वेश्चन में कि जो है CaSO4 इंटू 2H2O को, CaSO4 इंटू 2H2 को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका जो है सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऊपर के एक क्वेश्चन में हम आपको इसको बता भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नेचुरल रबर पॉलीमर इज, यानी कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है, यानी कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? इथाइलिन, आइसोप्रीन, एसिटाइलिन, हेक्सेन। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि बहुलक क्या है। तो आप लोगों को बताते हैं बहुलक वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में मिलकर अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं, यानी कि एक से बढ़कर एक से अधिक आपस में मिलकर अणु एक बड़ा अणुभार वाला अणु बनाते हैं, तो इसे कहते हैं बहुलक। तो इसका जो है प्राकृतिक रबर का जो बहुलक होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइसोप्रीन
आइसोप्रीन होगा, प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन होगा। तो आइसोप्रीन जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द मिक्सचर यूज्ड फॉर सोल्डरिंग पीसेस ऑफ मेटल इज, यानी कि धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता है। धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए टिन एंड जिंक, ऑप्शन नंबर बी टिन एंड लेड, जिंक एंड लेड, जिंक एंड कॉपर। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जो इसका सही उत्तर होगा वो बी होगा, टिन एंड लेड, क्योंकि टिन को जब 67%, यानी कि टिन जो है 67% टिन और 33% लेड, यानी कि सीसा 33% लेड और 10% टिन नहीं 67% टिन एंड 33% जो है लेड को मिलाकर जो है धातुओं के टुकड़े टाँका लगाने का मिश्रण होता है। तो इनको जो मिश्रण से बनाया जाता है, इसे मिश्रण से टिन और लेड के मिश्रण से बनाया जाता है। 67% इसमें टिन होता है और 33% जो है इसमें लेड होता है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि तांबा 80%, यानी कि तांबा जो है वो 80% और 20% टिन, यानी कि तांबा 80% और 20% तांबा 80% और 20% टिन से कांसा का निर्माण होता है, जो बर्तन एवं सजावट के कार्यों में किया जाता है। तांबा जो है 80% और 20% टिन से जो है कांसा का निर्माण होता है। कांसा लिख दें आप लोगों को, कांसा का निर्माण होता है। कांसा का निर्माण होता है, जो इसका जो उपयोग जो है बर्तन एवं सजावट के कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड अलॉन्ग विथ आयरन इन मेकिंग स्टेनलेस स्टील इज, यानी कि धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु हैं। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है वो है क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम होता है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि फेरोमैग्नेट चूर्ण का उपयोग फेरोमैग्नेट चूर्ण का उपयोग टेप रिकॉर्डर के कैसेट में ध्वनि अवलेखन के लिए किया जाता है। फेरोमैग्नेट चूर्ण का प्रयोग टेप रिकॉर्डर के कैसेट में ध्वनि अवलेखन के लिए किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टेप रिकॉर्डर, डज द टेप स्टे कोटेड। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप जो है लेपित रहती है, यानी कि किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। ब्लू तोता, यानी कि नीला तोता, फेरोमैग्नेट पाउडर, जिंक ऑक्साइड, मरकरी। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, ऊपर आप लोगों को बताया गया है कि जो है फेरोमैग्नेट चूर्ण का प्रयोग टेप रिकॉर्डर के कैसेट में ध्वनि अवलेखन के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को ऊपर तुरंत भी बता ही दिए थे, क्योंकि नीचे क्वेश्चन था इसलिए आप लोगों को ऊपर बता दिया गया था। क्योंकि फेरोमैग्नेट पाउडर, यानी कि जिसका सही उत्तर होगा फेरोमैग्नेट पाउडर, अभी आपको ऊपर बताया गया है। फेरोमैग्नेट चूर्ण का प्रयोग टेप रिकॉर्डर के कैसेट में ध्वनि अवलेखन के लिए किया जाता है। तो यही पूछा है टेप रिकॉर्डर के लिए टेप लेपित किससे रहती है, तो फेरोमैग्नेट पाउडर, क्योंकि फेरोमैग्नेट चूर्ण का जो प्रयोग किया जाता है इसलिए फेरोमैग्नेट पाउडर जो है से ही टेप जो है लेपित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ब्रास इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 1 वॉल्यूम पार्ट ऑफ जिंक डेंसिटी इतना विथ 2 वॉल्यूम्स पार्ट्स ऑफ कॉपर डेंसिटी 8900, डेंसिटी ऑफ ब्रास इज, यानी कि जस्ता के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब को 2 भाग, यानी कि यहाँ पर 2 होगा 2 पार्ट्स, यानी कि 2 भाग यहाँ पर होगा 2 भाग तांबा, गलत हो गया है, 2 भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम बटा मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल का घनत्व होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि जो है जस्ता का आयतन और जो है तांबा मिलने पर जो है पीतल का निर्माण होता है। तो इसमें जो पूछा गया है कि 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब 7100 किलोग्राम बटा मीटर क्यूब को जो है एक आयतन भाग है जस्ता का और 2 आयतन भाग है 8900, यानी कि किलोग्राम बटा मीटर क्यूब 8900। तो आप लोगों को बता दें जो इसका होगा वो 1 इंटू आप लोगों को 1 इंटू 7100 इक्वल टू 7100, ये आपका हो गया जस्ते का। और जो आपका तांबा का 2 भाग है, यानी कि 2 इंटू 8900, तो इसका जो आपका आएगा 17800, यानी कि 17800 जो है आपका 2 भाग इसका है, क्या बोलते हैं तांबा का, तो 17800 इसका हो गया। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी कि 7100 एंड प्लस 17
800 यानी कि 17,800 प्लस 7100 को जब जोड़ेंगे तो हमारा जो आ रहा है वो 24,900 यानी कि 24,900। तो आप लोगों को बता दें 24,900 इसका जोड़ने पर आ रहा है। तो इसका जो है पीतल का जो घनत्व होगा, तो 24,900 को पीतल का घनत्व का आप लोग जानते ही होंगे सूत्र का, 24,900 भागे 3, 24,900 भागे 3, 3 से भाग देने पर जो आएगा वही हमारा पीतल का घनत्व होगा, क्योंकि जस्ते का एक आयतन भाग मिला है और तांबे का 2 भाग मिला है, तो इसलिए तांबे का जो डेंसिटी है उसको 2 से गुणा कर देंगे, और जो एक आयतन इसका है तो जस्ते का 1 से गुणा कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करने पर 24,900 आया, और 24,900 को 3 से भाग दे देंगे तो हमारा पीतल का घनत्व निकल जाएगा। इसको भाग देने पर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 8300 यानी कि 8,300 जो है आपका आ रहा है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, यानी कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम जो है किसके बराबर होता है? 10 के घात -6, 10 के घात -9, 10 का घात -12, 10 का घात -15। तो आपको बता दें दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वो 10 के घात -12 ग्राम होता है। 10 का घात -12 जो है 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। और बता दें आपको दोस्तों कि 1 पिको सेकंड जो है 10 का घात -12 सेकंड के बराबर होता है। 1 पिको सेकंड 10 के घात -12 सेकंड के बराबर होता है। और जो है 1 मीटर जो है 1 पिको मीटर जो है आपका मीटर के बराबर होता है, मीटर के बराबर होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये सब मूल मात्रक हैं, और जो मूल मात्रक हैं उसका मान जो है समान ही रहेगा। मूल मात्रक का जो है मान समान रहेगा, इसलिए जो है इसका वही मात्रक होता है। क्योंकि आपने 1 पिकोग्राम है 10 का घात -12 ग्राम, अगर 1 पिको सेकंड का पूछेंगे तो 10 का घात -12 सेकंड, और 1 पिको मीटर का पूछेंगे तो वही मीटर हो जाएगा, उसको मीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अ हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाई अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। तो आपको बता दें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है तो आसान भी हो गया। तो आपका बता देते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन जिससे कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा, तो आप जानते हैं कि पहले बंध द्वारा जो जुड़े हों एक बंध द्वारा, यानी कि जिसके बीच में इस कार्बन एक बंध द्वारा, तो आपका एल्केन कहलाता है। 2 बंध द्वारा तो आपका जो है एल्कीन कहलाता है, और जो आपका 3 बंध द्वारा जुड़ा होता है वो एल्काइन कहलाता है, यानी कि 3 बंध द्वारा जुड़ा होता है वो एल्काइन कहता है। जब ये 1 बंध द्वारा जुड़ा होता है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, जब 1 परमाणु जुड़ जाते हैं। और जब ये 2 बंध द्वारा होता है तो यहाँ पर जो है 1 2 1 3 1 4 बार 2 और जुड़ जाता है, 2 जुड़ जाता है, 2 हाइड्रोजन, और ये 2 जुड़ जाता है। और जब ये 3 रहता है तो कार्बन से केवल 1 परमाणु और जुड़ पाता है। तो आपका बच्चों ने पूछा है द्विबंध यानी कि 2 बंध वाला क्या कहलाता है, तो 2 बंध वाला जो है एल्कीन कहलाता है। अगर यहाँ 1 बंध पूछा होता तो एल्केन होता, 1 बंध पूछा होता तो एल्केन होता, 3 बंध पूछा होता तो एल्काइन होता, लेकिन पूछा द्विबंध है तो द्विबंध को जो है एल्कीन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इट्स इनफ फॉर आज के क्लास के लिए इतना इनफ है। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि आप लोग इसको जो है तैयार कर लीजिएगा, और जो अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही अपने जो है पढ़ाई जारी रखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो हमारी अगली क्लास के जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को जल्द ही पहुंच जाएं। कल आप लोगों को बायोलॉजी बताया गया था, आज आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास बताया गया है, और हो सकता है मे बी कल आपको फिजिक्स की क्लास बताया जाए। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।